जाने समझे ज्ञान वास्तुशास्त्र का, पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान कहाँ आकाश का। ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो, कहता है क्या घर आपका। सामने जो आपका कॉम्पिटिटर है वो ये सोच रहा है कि यार अच्छा है, इसके तो 20 ग्राहक लगे, आज 20 लोग थैली लेके गए, ठीक है, इसने तो आज 2 लाख रुपए का काम कर लिया, ठीक है। इसको पूछो तो कहेगा बिजली का बिल भी नहीं निकला। क्यों? क्योंकि 20 ग्राहक लगे जरूर, लेकिन 2000 रुपए का काउंटर हुआ, क्योंकि इसमें से 12 तो पेटीकोटी थे, तो वो 1200 का धंधा हुआ और दूसरा 800 का धंधा हुआ या 3000 का धंधा हुआ, ठीक है। 10,000 की साड़ी जिसमें 2000 कमाना है वो तो एक भी नहीं निकली, वो तो वहीं पड़ी है। वो तो वहीं पड़ी है। तो करना क्या है आपको? करना ये है कि भैया साड़ी बेचना आपका धंधा है ना, पेटीकोट तो सपोर्टिंग है, सप्लीमेंट करता है उसको। मेन बिजनेस क्या है? साड़ी बेचना। पेटीकोट बेचना थोड़ी बिजनेस है। जी तो आप पेटीकोट को यहाँ रखो, साड़ी को यहाँ रखो ना, ठीक है। ठीक है ना, यही करना है। आप समझे? अभी समझो आपका नट बोल्ट यहाँ पड़ा है, आप हार्डवेयर की दुकान है, जी। आपका नट बोल्ट एल्बो बेंड यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, और 7,000 रुपए का कटर मशीन यहाँ पड़ा है, ड्रिल मशीन 8,000 रुपए का यहाँ पड़ा है, फला मशीन यहाँ पड़ा है। आपने यहाँ पर मशीन का थप्पा लगा दिया, जो भी हार्डवेयर के साथ जो मशीनें दुकानों में रखी जाती हैं, तो सारी मशीनें यहाँ पड़ी हुई हैं और 5-5 रुपए के नट बोल्ट यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप नट बोल्ट बेच रहे हो और ये मशीन जिसके अंदर सबसे ज्यादा लागत लगी हुई है वो तो वहां से हिल नहीं रही है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपको यही करना है कि भैया नट बोल्ट बेशक न बिके पर मशीन तो बिके, इतनी सी बात है, इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल। आप समझे ना। तो अब आपको पता चल गया यहाँ मैग्नेट है जी। तो चलो अब मैं दूसरी चीज दिखाता हूँ आपको, ठीक है। फर्ज कर लो ये आपकी ऑफिस है, यहाँ से प्रवेश हो गया, जी यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, जी ठीक है। यहाँ बॉस की केबिन है, जी। यहाँ से प्रवेश, बॉस यहाँ बैठा है, हाँ ठीक है। यहाँ भी, यहाँ एक कॉन्फ्रेंस रूम है, हाँ मीटिंग रूम, ठीक है। यहाँ एक टॉयलेट है, पेंट्री है, ठीक है। ये आदमी कहाँ बैठा हुआ है? ये आदमी ईशान में बैठा हुआ है, हाँ, ठीक है। जी। ये बॉस नैऋत्य में जी। जी। 7 बजे शाम के, हाँ। ये बॉस कहता है चलो भाई चलो चलो ऑफिस बंद करते हैं, साहब आप जाओ। ये क्या बोलता है? साहब आप जाओ, मेरा थोड़ा काम बाकी है, मैं काम खत्म करके जाऊँ। 8 बजे बॉस फोन करता है, हाँ भाई तुम निकले ऑफिस से? नहीं सब बस अभी थोड़ी देर है, 15 मिनट में निकलता हूँ। ये आदमी कब निकलता है? 9 बजे, ठीक है। तो ये आदमी क्या है? मैग्नेट में चिपक गया है, ये आखिर में ही जाएगा, ये आखिर में ही जाएगा। अब इस बॉस को पता है कि मुझे एक आदमी ऐसा चाहिए जो लॉन्ग आवर्स करे, और ये आदमी लॉन्ग आवर्स करे तो मेरे कंपनी के लिए मुनाफा है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप उसको यहाँ बिठा दो, ईशान में। आपको उसको बोलना नहीं पड़ेगा आप लॉन्ग आवर्स करो, वो सामने से लॉन्ग आवर्स करेगा। तो आप उसको बिठाओ जिसकी आपको ज्यादा जरूरत है, जो बैठे यहाँ। ख्याल आएगा? ये लोग आमतौर पर अपने बॉस को ऐसा कहते हैं, क्या सर आप इसलिए बैठे हैं कि हम बैठे हैं? हाँ मैं तो इसीलिए बैठा हूँ, मेरे को कोई काम नहीं, मेरा सारा काम निपट गया, आप लोग काम निपटाओ तो चलते हैं ऑफिस बंद करके। अरे सर हमको देरी लगेगी, आप घर जाओ, हम काम खत्म करके जाएंगे। ये कई बार सामने से भी बॉस को बोलते हैं, आप घर जाओ, हम काम खत्म कर देंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि बॉस जबरदस्ती बिठा, इनको भी अच्छा लगता है वहां बैठने। ये कोना गुरु का कोना है, तो यहाँ जब आप बैठते हैं तो कहाँ बैठते हैं? आप गुरु की गोद में बैठे हो, और जब आप गुरु की गोद में बैठते हो तो वहां सुकून बहुत है। अच्छा। तो यहाँ इनको बैठने वालों को अच्छा भी लगता है। और अग्नि वाले? अग्नि वाले तो अग्नि है, तो अग्नि की जो प्रकृति है वो है ही, ठीक है ना, उसके हिसाब से। ठीक है। तो इन लोगों को अगर आप यहाँ बिठाना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति को कंपनी के हित में, तो उसमें कोई बुरा नहीं है। बिल्कुल सही कहा। अभी समझ लो ये आपका मकान है, ये आपका प्लॉट है, यहाँ से आपका गेट है जी। तो आपने गेट के सामने यहाँ पर सर्वेंट रूम बनाया, ठीक है।
सर्वेंट रूम तो आपने होश होश में बना दिया कि भाई सर्वेंट रखेंगे 24 घंटे का, आदमी जो होगा वो ड्राइवरी करेगा, 2 गाड़ियां हैं घर में, बच्चों को स्कूल ले जाएगा, स्कूल से ले आएगा, साहब को भी ऑफिस छोड़ के आएगा, मुझे भी शॉपिंग में ले जाएगा, ठीक है। और उसकी जो वाइफ है वो घर का काम करेगी, ठीक है। तो आपने बड़ी खुशी से यहाँ सर्वेंट रूम बनाया, ये सोच सोच के बनाया कि बहुत सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं, पर ये रहे तो ना, वायु में जो पड़ा। हाँ, तो वायु के अंदर सर्वेंट कभी टिकेगा ही नहीं। और एक समय ऐसा आएगा जो 2-3-4 साल तक 2-3-4 सर्वेंट आपके आए, नहीं टिके, चले गए, आप दूसरा ले आए। अब 4 साल के बाद अब परिस्थिति ये आएगी कि अब यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है, ये पता चला कि 10 साल से खाली पड़ा है, सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है, लेकिन ज्ञानी जी सर्वेंट है नहीं हमारे पास, आप समझे। तो ऐसा सर्वेंट रूम बनाने का फायदा ही क्या है कि जिससे आपका मन भी खराब हो, क्योंकि मन का कोना आपने काट दिया, जी। और सर्वेंट का आपको फायदा भी नहीं है, सर्वेंट से आप कोई लाभ नहीं ले रहे क्योंकि वहां कोई सर्वेंट है ही नहीं। तो शास्त्र का कथन यह है कि अगर आपको आउट हाउस बनाना है तो आउट हाउस बनाने के भी कई नियम हैं कि कैसे आप आउट हाउस बनाओगे ताकि वहां कोई वाकई में रहे और आपको जो फैसिलिटीज चाहिए वो फैसिलिटीज आपको दे मिले। सके, बिल्कुल। ठीक है ना। जी। यहाँ पर वो सर्वेंट रहने ही वाला नहीं है, और अगर रहेगा तो पता ये चला कि रहने के लिए रह रहा है, आपके यहाँ नौकरी वो कर रहा है, लेकिन महीने में 15 दिन तो वो गांव चले जाता है, और वो कब आएगा इसका भरोसा नहीं होता है। वो अगर है तो उसकी मदद मिल जाएगी, लेकिन अगर वो एक दिन बोल के गया कि मैं रात को जा रहा हूं, सवेरे तक वापस आ जाऊंगा, तो उसका इंतजार मत करना, क्योंकि उसका भरोसा नहीं है वो कब आएगा, वो 10 दिन के बाद ही आएगा। ये वो वाली चीज है। तो आप अगर ऐसा सर्वेंट बनाते हैं, सर्वेंट रूम बनाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ सर्वेंट रहने वाला नहीं है। अगर आपने यहाँ सर्वेंट रूम बना दिया तो आप समझ लो कि ये आपका बाप हो गया, हावी। हावी, क्योंकि आप तो यहाँ नैऋत्य में सो रहे हैं, ये आपके भी नैऋत्य में बैठा हुआ है। मतलब उसको 4 बार बोलना पड़े, भैया पानी पिला दे, प्लीज यार पानी पिला दे। हाँ हाँ पिला रहा हूँ ना, मेरे को तो 10 काम और हैं, पिलाता हूँ। मतलब उसके पास रीजन है कि वो क्यों नहीं पिला रहा है, और वो कहेगा ये जस्टिफाई जेन्युइन रीजन है, आप मेरे को ऐसा बोल नहीं सकते कि पानी पिलाओ, 50 काम होते हैं मेरे को, आपने मेरे को बहुत काम दे रखे हैं, ठीक है। तो घर की लेडीज को भी बदतमीजी से जवाब दे देगा, और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा दुख यह है कि आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप समझ, तो आप यहाँ नहीं दे सकते, आप यहाँ नहीं दे सकते, तो आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। हाँ। ये वाली बात है। ओके, तो अगर आपका पेट्रोल पंप है और वायु में आपके जमीन के नीचे टंकियां बनी हुई हैं, ठीक है, जहां आप स्टोर करना चाहते हैं, ये अच्छी व्यवस्था है। पेट्रोल जाएगा, आपका पेट्रोल जाएगा, आपका डीजल जाएगा, आपको करना ही चाहिए। तो इंफॉर्मेशन है, अब इंफॉर्मेशन का लाभ लेना, अपने अपने विजडम से हर व्यक्ति को लाभ लेना है। ये हिंदुस्तान बना है ना, इंडिया का नक्शा। हाँ, ये बनाता तो शायद पता चल जाता। जी, इंडिया का नक्शा। ठीक है। ये क्या है, पाकिस्तान, उसके पीछे क्या है, अफगानिस्तान। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का कभी हिस्सा था ना, ये वायु कोना है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था 1947 से पहले, ठीक है जी। ये गया वायु कोना, आपका वायु कोना ही चला गया। क्या वायु में पड़ी हुई चीज तो क्या, वायु ही चला गया। देखो कैसी बात है, सही कहा, बिल्कुल ठीक है। और शायद इस तरफ किसी ने गौर तक नहीं दिया होगा। ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो बहुत सारी बातें देखता हूं। एक बताऊं, जी। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत ही टैलेंटेड है, इसमें कोई शंका वाकई में इसमें कोई नहीं। लालू यादव भी बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन बोलते हैं लालू यादव ने कभी बिहार में कभी कोई डेवलपमेंट ही नहीं की। जो सारी डेवलपमेंट की किसने की, नीतीश कुमार ने की। लेकिन लालू यादव के बाहर निकलने के और नीतीश कुमार के एंटर होने के बीच में एक घटना घटी, वो ये है कि बिहार से झारखंड अलग हो गया, हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ। अलग हो गया। तो जब लालू यादव थे तब बिहार झारखंड एक था, तो वास्तु बिहार का कुछ और था। और जब नीतीश जी एंटर हुए तो बिहार का और झारखंड का अलग होने से बिहार का वास्तु अलग हो गया।
तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि बिहार का वास्तु ही सुधर गया, जिसके चलते डेवलपमेंट हो गई। नीतीश जी भी आए, उन्होंने डेवलपमेंट की, लेकिन चलो मान लेते हैं नीतीश जी ने ही डेवलपमेंट की, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वास्तु भी तो बदल गया बिहार का, बिल्कुल। क्योंकि कुछ हिस्सा तो हट गया, हट गया। ठीक है ना। जी। तो कुछ सपोर्ट वास्तु का भी मिल गया बिहार की सरकार को, नीतीश जी को, ताकि वो डेवलपमेंट का एक रास्ता जल्दी से पार कर गए, अच्छी तरह पार कर गए, ठीक है। क्योंकि जब ये ट्रांजिशन हुआ, लालू जी गए और नीतीश जी आए, उसी बीच का ये मसला है, सारा खेल, बिल्कुल। ठीक है ना, कि बिहार से झारखंड अलग हो गया, तो वास्तु बदल गया ना बिहार का। तब तक वो बिहार का वास्तु ही ऐसा था कि डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा था। एफिशिएंट तो दोनों ही थे, बिल्कुल लालू जी कहीं कम एफिशिएंट है ऐसा तो मानने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना। जी। नीतीश भी एफिशिएंट है, हमारे देश के हर प्रधान, हर नेता एफिशिएंट है, पर कोई काम कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। बड़ौदा शहर जहां मैं रहता हूं, जी। वो नटोरियस शहर में उसका नाम था। मतलब आप कभी भी ये पढ़ सकते थे न्यूज़पेपर में कि बड़ौदा में कर्फ्यू लगा हुआ है। बड़ौदा इतना नटोरियस, और बड़ौदा में वाकई में ऐसा होता था कि अगर एक हिंदू और एक मुसलमान की दोनों की एक साइकिल टकर जाए तो 25 दुकानें यूं ही जल जाती थी। मतलब खाली कुछ नहीं हुआ है, भीड़ में दो की साइकिल टकर गई और वहां से तनाव और 25 दुकानें जल गई, चाहे हिंदू की चाहे मुसलमान की, ठीक है। आज की तारीख में जी। आपको बड़ौदा शहर में जगह जगह पर बोर्ड दिखाई देंगे, क्राइम फ्री सिटी, बी हैप्पी यू आर इन अ क्राइम फ्री सिटी, ऐसे आपको बोर्ड पढ़ाई देंगे जो सामाजिक संस्थाओं ने लिखे हैं, और जो हकीकत भी है। बड़ौदा वाकई में क्राइम फ्री है। बड़ौदा में मैं मानता हूं तो 20 साल में 4 मर्डर नहीं हुआ होगा अर्बन बड़ौदा में। दिल्ली में रोज 5 मर्डर होते हैं शायद, ठीक है, 3 तो होते ही होते हैं। बड़ौदा में 5 साल में 1 मर्डर की एवरेज है। कितनी? 5 साल में 1, तो कितना क्राइम फ्री हो गया, हुआ कि नहीं? बिल्कुल। मतलब आप सोच नहीं सकते, वहां लोग रात को घूमो दिन में घूमो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां कोई किसी को छेड़ता ही नहीं है, मतलब प्रभु नजर नहीं लगे, वहां कोई इवेंट ही नहीं होता है। गुड मॉर्निंग और गुड नाइट में दिन खत्म हो जाता है लोगों का, किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अभी नवरात्रि आएंगे ना, ठीक है, लड़कियां 4 बजे अकेली घर आएंगी, नया चोली पहनकर घूमने जाएंगी गरबा करने के लिए। मजाल है जो एक भी ऐसा वाकया हो जाए कि कोई लड़की ये कह दे कि मुझे किसी ने छेड़ा, हाथ लगाने की बात नहीं कर रही हूं, दूर से छेड़ा, कोई मेरे को कमेंट पास किया, कोई कमेंट भी पास नहीं करता है। इतनी तहजीब है वहां, ठीक है, और इतना लेडीज को रिस्पेक्ट करते हैं वहां। वो नहीं छेड़ेंगे तो नहीं छेड़ेंगे उनको, आप समझे। लेकिन यही बड़ौदा आज से कुछ साल पहले ऐसा था कि अग्नि के माफिक दहकता था ये। तो अब मतलब हर 3 महीने में वहां कर्फ्यू 2 दिन 3 दिन का लगना है। मिलिट्री का बेस कर दिया था डाउनटाउन में, चौराहे के अंदर बीएसएफ का या सीआरपीएफ वालों का परमानेंट टेंट लगा हुआ था। डेरा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, डेरा ही लगवा दिया था, ठीक है। 1990 के बाद बड़ौदा शहर का वास्तु में बता दूं आपको, बड़ौदा शहर का वास्तु ऐसा था, अग्नि कोना उसका कटा हुआ था, और अग्नि कोने में यहाँ खेत थे, और ये बड़ौदा का सेंटर ऐसे वो फैला हुआ था। ईशान में एयरपोर्ट, मतलब खुला खाली, एयरपोर्ट के लिए बहुत जगह चाहिए। पूरब में एक बहुत बड़ा तालाब दूर, ठीक है, लेकिन इसका अग्नि कोना कटा हुआ था। अभी क्या हुआ कि ये एरिया डेवलप हुआ, ये एरिया डेवलप हुआ, ये एरिया डेवलप हुआ, फिर ये एरिया डेवलप हुआ, ये एरिया डेवलप हुआ। जब ये एरिया डेवलप हो गया तो यहाँ की सारी जमीनों में सोसाइटी बन गई, एयरपोर्ट को छोड़ के एयरपोर्ट के आसपास पूरा पैक हो गया। जब वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी वुडा वालों ने देखा कि भाई सारा कुछ पैक हो रहा है और अभी और मकानों की जरूरत है, तो उन्होंने इस एरिया में वुडा ने एक टीपी स्कीम कर दी। जैसे ही टीपी स्कीम अप्रूव हो गई तो यहाँ पर रोड बन गए, रोड बने, कॉरपोरेशन का स्विमिंग पूल आया, कॉरपोरेशन का अतिथि गृह आया, बस स्टैंड आई, और लाइट स्ट्रीट लाइट आ गई, ड्रेनेज लाइन आई, पानी की लाइन आ गई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आना शुरू हो गया। जैसे ही सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आना शुरू हो गया,
हुडा वालों ने सारे पैसे लगाए, सारा डेवलपमेंट किया वहां पर, तो ये जो एरिया थे यहाँ के सारे बिल्डर यहाँ आ गए जमीन खरीदने के लिए और फटाफट उन लोगों ने मकान बनाना शुरू किया। तो मकान बनाना जैसे ही शुरू किया तो यहाँ से जो अग्नि का फ्लो, ये 1990 की मैं बात करता हूँ, 1990 से पहले ऐसी हालत थी कि 3 महीने में एक बार कर्फ्यू हो जाता था। अब 1990 में जैसे ही ये टीपी फाइनल हुआ और यहाँ मकान बनने लग गए, सोसाइटी बहुत सारे मकान, तो ये जो अग्नि का फ्लो था जिससे चिंगारी भड़कती थी, ये अग्नि जब यहाँ कुछ नहीं था तो अग्नि का फ्री फ्लो था। फ्री फ्लो कहाँ घुस रहा था? शहर में घुस रहा था और शहर में दंगे फसाद कराता था। जैसे ही यहाँ सारे मकान बन गए तो ये कोना भी बन गया और बहुत सारे मकान बन गए, तो फ्री फ्लो बंद हो गया, कर्फ्यू बंद हो गया, राइट्स बंद हो गए, भाईचारा चालू हो गया, कोई तनाव नहीं। आज की तारीख में 1990 से 2012 पहुंच गए क्राइम फ्री सिटी। मतलब पुलिस वालों की नौकरी बड़ौदा में लग जाए तो डिमोशन माना जाता है, कोई क्राइम ही नहीं है। सूरत जाओ, अहमदाबाद जाओ तो फिर भी समझो 4 ऊपर के पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ कोई घटना ही नहीं घटती। यहाँ सिर्फ एक ही घटना घटती है कि 25-50 हजार की चोरी हो गई भाई किसी के घर में। अब जिसके यहाँ चोरी हुई है वो उससे क्या पैसा मांगोगे आप? वो तो वैसे ही दुखी हो गया बेचारे के, कबोर्ड टूट गया है, लोग लूट के ले गए, तो बस वो लिखा पट्टी वाला काम करो भाई, ठीक है। तो बड़ौदा की पोस्टिंग को डिमोशन माना जाता है पुलिस के महकमे में। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई घटना ही नहीं घट। लेकिन कई अफसर यहाँ के खुश भी हैं, वो कहते हैं यहाँ आते तो रिलैक्स होने का मौका भी मिलता है, क्योंकि 3 साल अगर यहाँ पोस्टिंग है तो कहते हैं आराम है, यहाँ रिलैक्स हो गए। बाकी की जगहों पे बहुत जफा है, क्योंकि बहुत सारे नेताओं को, अभिनेताओं को संभालना भी पड़ता है, बहुत सारी पॉलिटिकल लॉबीज को भी संभालना पड़ता है। ये इतना आसान, ये नौकरी इतनी आसान नहीं है। उसका भी प्रेशर आ रहा है, उसका भी प्रेशर आ रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि इस प्रेशर को झेलो। तो उसमें ऐसे में नौकरी करना बहुत, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इस शहर में ऐसा कुछ नहीं। यहाँ आओ, आराम से अपनी नौकरी करो, फैमिली के साथ समय बिताओ, पिक्चर देखने जाओ और खूब एंजॉय। कि मैं जब टीवी देखता हूँ और जब वो क्राइम देखता हूँ, मैं रेप हो गया, बूढ़ा बुढ़ी का मर्डर हो गया, कि 2 अकेले लोग रह रहे थे, सर्वेंट ने मर्डर कर दिया, सब पूरा घर लूट के ले, यहाँ तो मतलब बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। बड़ौदा हमारा बहुत पीसफुल है, टच वुड, गॉड ब्लेस, बहुत बढ़िया हो गया। ये जो कर्फ्यू लगते थे, हिंदू मुसलमान के राइट्स लगते थे, अब ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हिंदुओं के प्रोसेशन में मुसलमान नेता, लीडर्स जो है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो जुड़ जाते हैं, मुसलमानों के प्रोसेशन में हिंदू कार्यकर्ता जुड़ जाते हैं। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क है। हमारा पता है वास्तु एसोसिएट्स, 65 संपत राव कॉलोनी, RC दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 098791086525354, 0898000576061, 626364, 09925048011। हमारे फोन नंबर है 026523541112। हमारा फैक्स नंबर है 026523541113। हमारी ईमेल आईडी maheshgyani@yahoo.com।